ओके, नेक्स्ट देखिएगा। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस, है ना। एक्सरसाइज 4 तक हम लोग कर चुके हैं और जिसमें कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे, टोटल 7 क्वेश्चंस थे। और अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को, है ना। और इसमें तकरीबन 23 क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो हमको क्वेश्चंस मिलेंगे उन सबका आंसर देखोगे इंटीजर टाइप मिलेगा। इंटीजर टाइप मिलेगा। आपको बोले सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इंटीजर टाइप ही मिलेगा, है ना। बिल्कुल इंटीजर टाइप मिलेगा, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर टाइप मिलेगा। मतलब 0 से लेके फिर 10, 100, 29 कोई सा भी मिल सकता है। लेकिन जेई में अगर बात की जाए, जेई एडवांस की, है ना, मेंस में तो ठीक है जनरली ऐसे ही आता है, इंटीजर टाइप में मिलेगा। जेई एडवांस की बात करें तो वहां पर कई बार आंसर तुम्हें देखोगे डेसिमल में भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखना है या डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखना है, ऐसा कुछ हमको वहां पे मिलता है। तो सबसे पहले तो जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए जाते हैं वो अच्छे से केयरफुली रीड करिएगा कि जो आंसर हमें करना है वो कैसा करना है। मतलब इंटीजर टाइप होगा कि डेसिमल आएगा। अच्छा, डेसिमल वाले को जनरली वो ऐसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो वहां पर ध्यान रखिएगा आंसर कैसा करना है, ठीक है। मतलब इंटीजर टाइप आएगा, पॉजिटिव इंटीजर टाइप आएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आएगा। और अगर डेसिमल वाला है तो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आंसर करना है ये भी थोड़ा ध्यान से वहां पर देख लीजिएगा। कई बार आंसर करने में गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा पूरा गलत मान लिया जाता है। चलिए तो ऐसी कुछ गलतियां ना हो। स्टार्ट करते हैं हम अभी, है ना। और 1 सेकेंड, हाँ भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अपन थोड़ा 2 कलर ले लेते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा लिखा है d इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना। d को क्या बोला है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन fx। ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी पहले हम रेंज ढूंढेंगे। उस रेंज में जितने इंटीजर्स होंगे उसकी काउंटिंग को, है ना, इंटीजर्स की काउंटिंग को, नंबर ऑफ इंटीजर्स को d बोलना है। और आगे फिर जो भी होगा करते चले जाएंगे। चलो सबसे पहले हाँ भाई, तो यहाँ पे देखिए रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम ग्राफ बना लो उससे भी आ जाएगा, या जो अलग अलग केसेस यहाँ पे दे रखे हैं उसमें डिस्कस कर लो। हाँ भाई, अगर x का वैल्यू -4 से -2 हो, अगर x का वैल्यू -4 से -2 हो तो fx क्या है, fx 4 लेना है। तो यहाँ पर तो रेंज में क्या आएगा, केवल और केवल 4 आएगा, ठीक है, fx 4 ही है। चलिए सेकेंड यहाँ पर दिया है अगर x -2 से 7 हो जाए, अगर x -2 से 7 हो जाए तो fx क्या लेना है, mod x लेना है। और अगर x इस रेंज में लाई करेगा तो mod x किस रेंज में लाई करेगा, तो mod x लाई करेगा 0 से 7, जिसमें 7 पर ओपन आएगा, ठीक है ना, 7 पर ओपन आएगा। थर्ड है अगर x 7 से 14 के बीच का हो, ठीक है ना, 7 से 14 के बीच का हो तो fx हमें लेना है √x। तो अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो √x किस इंटरवल में लाई करेगा, तो √7 से √14 में लाई करेगा, ठीक। बस अब इन तीनों का ही क्या करो, यूनियन ले लो, तीनों का ही क्या करो, यूनियन ले लो। तो देयरफॉर रेंज ऑफ fx, जो फंक्शन है उसका रेंज क्या आ जाएगा, तो क्लियरली 0 से 7 ही आ जाएगा। 0 से 7 अगर देखा जाए तो इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो फाइनली रेंज आया 0 से 7। ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, जो आसान लगे जिसको उससे कर सकते हैं, बस अपन को आना चाहिए अच्छे से। चलिए कैसा इंटीजर कौन कौन से दिख रहा होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान रखिएगा 7 नहीं है, 7 पर ओपन ब्रैकेट है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो कितना हो गया, 7 हो गया ना। नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो 7 हो गया। अब अगर नंबर ऑफ इंटीजर 7 हो गया, d का वैल्यू 7 हो गया, तो ये जो कंडीशन से क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो d -3 हो जाएगा 4, 4/4 होगा 1, 4/2 होगा 2। तो कुछ ऐसा आएगा, अल्फा < 1
लेस देन 2 लेस देन बीटा, कुछ ऐसा बनेगा ना, ये अपन को दे रखा है, ठीक। अच्छा, और ये अल्फा बीटा क्या है, तो यहाँ से रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दिख रखा है, वो यहाँ पे दिख रहा है पॉलिनोमियल, चलो लिख देते हैं, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 4m प्लस 20, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। रूट्स का मतलब होगा एक्स का वैल्यू इधर, अल्फा एंड बीटा, ठीक। और अल्फा बीटा में ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि भाई अल्फा जो है वो 1 से बड़ा है और बीटा अल्फा 1 से छोटा है और बीटा 2 से बड़ा है। कहने का मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अल्फा बीटा दो रूट्स आ रहे हैं, तो ये वाला बोल दिया अल्फा, ये वाला अल्फा बोल दिया, ये वाला बीटा बोल दिया, जिसके बीच में ही क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, ठीक है। इसके मुताबिक 1 और 2 क्या होंगे, अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहे होंगे। एंड ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का। अच्छा, कोई ऐसे तो नहीं सोचा सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऐसा भी होता है, आपने अपवर्ड पैराबोला बनाया, तो भाई देखो वो तो लीडिंग कोएफिशिएंट से पता लग जाएगा, बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, हेंस ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ठीक है। तो क्लियरली देख के पता लग रहा है कि 1 पर है ना, 1 पर जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 पर भी जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो p ऑफ 1 नेगेटिव होना चाहिए एंड p ऑफ 2 भी नेगेटिव होना चाहिए। चलिए, इस कंडीशन से क्या मिल जाएगा, तो मैं m मिल जाएगा। जैसी कंडीशन लगाएगी इसमें m अननोन है, तो m के बारे में पता लग जाएगा। और स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m आ जाएगा। m की जो सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू होगी उसको इन्होंने k बोला है, तो जो सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी, मतलब k आ जाएगा, और k माइनस 5 भी फिर आ जाएगा। चलिए तो फटाफट सॉल्व कर लो, p ऑफ 1 निकाल लो, x की जगह 1 रख दो, p ऑफ 1 निकालेंगे, इसको लेस देन 0 कर देना, तो आ जाएगा माइनस 3m लेस देन माइनस 21, मतलब m ग्रेटर देन 7, ऐसा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट p ऑफ 2, ये बनेगा 4 प्लस 2m माइनस 4m प्लस 20 लेस देन 0, ठीक है। तो क्या जाएगा, माइनस 2m लेस देन माइनस 24, तो m ग्रेटर देन 12 हो जाएगा। और ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसलिए इनका क्या करना, इंटरसेक्शन ले लेना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्लियरली क्या आ गया, m ग्रेटर देन 12 आ गया, है ना, m ग्रेटर देन 12 आएगा। तो जो भी m आ रहा है उसमें सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो जो भी m मिल रहा है उसमें सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू है 13, है ना, इंटीजर वैल्यू सबसे छोटा 13 है। तो k हो गया 13, तो k माइनस 5 क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8, ठीक, आंसर इज 8। ओके, तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका रेंज तो तुम्हें केसेस बना के या ग्राफ बना के आ जाएगा। और एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस था, ठीक है। चलिए, जहां पे दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। और इसमें लिखा है कि f एक फंक्शन है जिसमें डोमेन है, जिसका डोमेन है 2 से इंफिनिटी और रेंज है 8 से इंफिनिटी। अच्छा, मैंने इसको रेंज क्यों बोला, कोई बोले सर कोडोमेन होता है, बिकॉज फंक्शन बोला गया है सर्जेक्टिव। फंक्शन कैसा बोला जा रहा है, सर्जेक्टिव बोला जा रहा है, ठीक है ना, फंक्शन सर्जेक्टिव बोला जा रहा है। चलिए, अच्छा, सर्जेक्टिव फंक्शन जानते होंगे, ऑनटो फंक्शन ही होता है, ऑनटो फंक्शन का ही नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो हमें डोमेन दिया गया है 2 से इंफिनिटी, और डोमेन मतलब ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज है, और अगर मैं x लिखूंगा तो मुझे x बिलोंग्स टू लिखना चाहिए। और रेंज मतलब y की वैल्यू होती है या f
एक्स की वैल्यू बोल दो, वो हो गए 8 से इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा एफ एक्स क्या दे रखा है, और एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3p माइनस 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगेन जिसमें p अननोन है, p जहां पे रियल नंबर लेना है। ठीक है, p रियल नंबर है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p मतलब p की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल हैं उनका सम कुछ इस तरीके का आएगा m प्लस रूट n, जहां पर n क्या लेना है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो m और n आ जाएगा तो हमारे को ये रेशियो भी मिल जाएगा ना, ये रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए तो कंडीशन तो मात्र यही है कि अगर x ऐसा लेते हैं तो रेंज ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक का जो डोमेन होता है वो तो ऑल रियल नंबर होता है, मगर क्वेश्चन वाले ने जो दिया है वो लेके चलना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वाले ने दे रखा और हम अलग से डोमेन निकालते हैं, बोले सर डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, वो तब निकालते जब क्वेश्चन में ना दे रखा हो, बट दे रखा है तो जो दे रखा है वो लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनपुट होना चाहिए 2 से इन्फिनिटी और आउटपुट होना चाहिए 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, इससे p पता लग जाएगा, मतलब इतने x के लिए fx ऐसा बनना चाहिए, तो जैसी कंडीशंस लगाओगे उससे तुम्हें p पता लग जाएगा, और p की जो जो वैल्यू पॉसिबल होंगी उनका सम निकालेगा, सम देखोगे इस फॉर्मेट में आएगा, और इस फॉर्मेट से तुम्हें m और n का पता लग जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब ग्राफ तो आएगा अपवर्ड पैराबोला। अब इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे वो तो हमें मालूम नहीं, मतलब x एक्सिस इस ग्राफ को कट करेगी या टच करेगी या कुछ नहीं करेगी, इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं मालूम तो तुम कोई सा भी ऐसे लेके चलो, जरूरत पड़ेगी तो एक्सेक्ट बनेगी, नहीं तो ठीक है वे तभी दिखेगा। चलो मान लेते हैं। अच्छा पहले ये चीज बताओ, अगर मान लो ये पैराबोला है जिसमें ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, इसका इक्वेशन याद किया सभी ने, है ना, अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोल सकते हैं। जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसका इक्वेशन ऐसा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, सिमिलरली इसमें भी आएगा सेम इक्वेशन होता है। अब माइनस बी बाई टू है तो पहले तो ये माइनस बी बाई टू है निकालो जरा, कितना आएगा, माइनस बी बाई टू है पता करिएगा जरा, इसके लिए क्या आएगा, माइनस बी बाई टू है तो हो जाएगा p माइनस 2 बाई 2। ठीक, ओके, तो अब जरा यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे है ना, उसमें ये वाला लाइन क्या होगा ये पता लग गया है ना, उसमें ये वाला लाइन क्या होगा, और अच्छा ये यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि मैंने एक्स एक्सिस को ही बनाया है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अच्छा चलो मान लो एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस एग्जैक्टली कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, है ना, तो ये वाला पॉइंट चलो मान लो कौन है, p माइनस 2 बाई 2 है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 होता है, उसका वैल्यू मैंने निकाल कर दिया है ना, p माइनस 2 बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो कई केसेस हो सकते हैं, इनपुट क्या है 2 से इन्फिनिटी और आउटपुट क्या है 8 से इन्फिनिटी। तो पहले तो मान लो चलो 2 यहाँ पर है, अगर 2 यहाँ पर है, ठीक है, कितने पहले तो बताओ कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे एक और बना लिया, दो ऐसे बना लिया, है ना, इसमें भी ये लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर एक और बना लिया, मेरे ख्याल से टोटल 3 केस पॉसिबल हो सकता है। अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए तो पता ही लग गया, ऐसा होगा x इक्वल टू p माइनस 2 बाई 2, ठीक है, x इक्वल टू p माइनस 2 बाई 2। 2 कहाँ होगा, तो 2 जो है वो या तो इसके पहले होगा या 2 यहीं पर होगा या 2 क्या होगा इससे बड़ा होगा, है ना, ऐसा। तो आई थिंक इन दोनों के लिए टोटल 3 ही केस हो सकते हैं कि जो p माइनस 2 बाई 2 है वो 2 से बड़ा हो
इधर 2 के बराबर हो और इधर 2 से छोटा हो, मतलब p माइनस 2/2 जो है वो या तो 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। बस इतना यहाँ पर टोटल 3 ही केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अच्छा, अब तुम्हें जो ग्राफ कंसीडर करना है वो तो 2 से इन्फिनिटी लेना है, ठीक है ना। जो ग्राफ हमें लेना है वो तो 2 से इन्फिनिटी लेना है, मतलब इस केस में यहां से इतना ग्राफ कंसीडर होगा, ठीक है। और चलो इसी के बारे में भी अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे। अगर 2 यहां पर है, p माइनस 2/2 यहां पर है, तो ग्राफ कौन सा आगे ये वाला कंसीडर होगा, ऑरेंज कलर से जो बना है। तो अब मुझे बताओ इसका रेंज, अगर मैं x 2 से इन्फिनिटी लेता हूं तो रेंज क्या मिलना चाहिए, 8 से इन्फिनिटी मिलना चाहिए। तो रेंज क्या आएगा, रेंज तो ये आ जाएगा, है ना। मतलब यहां पर y का वैल्यू 8 मिलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब p माइनस 2/2 पर फंक्शन का वैल्यू 8 आना चाहिए, ठीक है ना। तभी रेंज क्या होगा, 8 से इन्फिनिटी होगा, तभी रेंज 8 से इन्फिनिटी होगा। इस टाइम पर क्या होगा, तो इस टाइम पर 2 यहां पर है तो ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा, है ना। इस टाइम पर ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर p माइनस 2/2 2 के बराबर है तो बस यहीं पर 8 आना चाहिए ना, मतलब यहाँ 2 पर ही फंक्शन का वैल्यू 8 आना चाहिए, ठीक है। इधर क्या था, p माइनस 2/2 पर फंक्शन का वैल्यू 8 आना चाहिए, ठीक है। और इस टाइम पर क्या होगा, तो इधर देखो p माइनस 2/2 2 से छोटा है तो 2, इधर ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा। भाई ग्राफ तो हमें 2 से इन्फिनिटी का ही लेना है, p माइनस 2/2 कैसा भी हो, 2 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, ग्राफ 2 से इन्फिनिटी ही लेंगे। तो अब जो वैल्यू है, मतलब अब केवल इतना ग्राफ है तो वैसी बात है यहीं पर क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, मतलब 2 पर ही 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये केसेस यहां पर बनेंगे। अच्छा, इसमें भी f(2) पर 8 आना चाहिए और इसमें भी f(2) ही 8 आना चाहिए। मतलब अगर p माइनस 2/2 2 के बराबर हो जाए या 2 से छोटा हो जाए तो क्या आना चाहिए, f(2) ही 8 आना चाहिए। लेकिन अगर p माइनस 2/2 2 से बड़ा हो जाए तो फिर इस पर 8 मिलना चाहिए। तो यही 3 केस है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा और ये दोनों तो एक साथ सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों में ही f(2) पर 8 आना चाहिए, इन दोनों में f(2) पर ही 8 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं तीनों केसेस पहले नोट कर लूं, है ना। अच्छा 3 क्या, 2 ही बनेंगे, है ना। पहला केस तो ये बनेगा कि अगर p माइनस 2/2 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो, बराबर हो या छोटा हो, तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है ना, इफ ऐसा है देन f(2) 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहला केस। दूसरा केस क्या मिल रहा है, दूसरा केस ये मिल रहा है कि अगर p माइनस 2/2 2 से बड़ा हो जाए, देखिए ये वाला p माइनस 2/2 देखो 2 से बड़ा है, तो फिर क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तो f ऑफ p माइनस 2/2 ही 8 होना चाहिए। तो ये 2 केस है जो हमें सॉल्व करना है, दोनों से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। और फिर जो भी वैल्यू आएंगे p की उनका सम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने बना रखे हैं ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ जो बना रखे हैं इनको हटा रहा हूँ और जो केसेस हमने इनसे पता किए हैं वो सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भी ये हटाएगा। देखेगा भैया ना, पहला केस ऐसे था कि if p माइनस 2/2 is less than or equal to 2 then f of 2 must be equal to 8। अच्छा, और अगर ये ऐसा है तो p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा less than or equal to 6, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस p माइनस 2/2 is greater than 2, मतलब p greater than 6, तो क्या होना चाहिए, f of p माइनस 2/2 8 होना चाहिए। चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लो, f of 2, f of फंक्शन ये रहा है ना, इसमें रखेंगे
अब एफ ऑफ 2 यहाँ से निकालो, कितना जाएगा 4 माइनस 2p प्लस 4 प्लस 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 8। हाँ भाई, तो p कितना जाएगा, p2 आ जाएगा, सही है। p इज इक्वल टू 4 और 4 8, 8 में से 2 गया 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले केस से p का वैल्यू 2 मिला। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा p2 ले सकते हैं क्या, तो पहला केस था p 6 से छोटा होना चाहिए, तो हाँ p 6 से छोटा है, पता चले इधर 6 से बड़ा लेना था और आंसर 6 से छोटा आ रहा है, तो फिर इसको रिजेक्ट करना पड़ता है ना, वो नहीं ले सकते। तो फिर जैसे यहाँ पर जो भी p मिलना चाहिए 6 से बड़ा मिलना चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, जो भी p की वैल्यू आएगी उसमें 6 से बड़ा हम ले लेंगे, 6 से छोटा जो होगा वो हटा देंगे। चलिए देखिएगा इधर, है ना, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं ना, ये वाला, तो ये बन जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4। हाँ भैया, x की जगह p माइनस 2 बाई 2 रख देना, माइनस p माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 8। चलो इसको सॉल्व कर लो, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, एंड ये आ जाएगा माइनस 1/4 में से 1/2 घटाए तो माइनस का 1/4 आता है ना, तो माइनस का p माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 12p माइनस 8 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अभी सॉल्व कर लो पूरा, तो p स्क्वायर प्लस अब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर लेना, और ठीक है माइनस से और एडजस्ट कर लेना, तो कैलकुलेशन तो उम्मीद है सभी देख लेंगे। अभी क्या बना, तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक ऐसा बन रहा है ना, कैलकुलेशन तो स्वयं करा करिए, है ना, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। चलिए, तो यहाँ से p की 2 वैल्यू आएंगी, सो इस सही तरह चार लगा के निकाल लो, तो b स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर और माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 44/2। हाँ, ये क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस यहाँ पे निकाल लो, ये जाएगा 256 माइनस 176 कितना 80, और 80 का रूट हो जाएगा 80 का रूट हो जाएगा 2√20, तो 2√20 बस √20 बचेगा। तो भाई देखो यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, तो अपन को कौन सी वैल्यू लेना है, 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी since p is greater than 6 hence p क्या लिया जाएगा, केवल 8 प्लस √20 लिया जाएगा, है ना, क्योंकि 8 माइनस √20 जो है वो 6 से छोटा आएगा, चेक कर लीजिएगा पता लग जाएगा। तो बस हो गया। हाँ, ये रहा एक वैल्यू p का और एक वैल्यू ये रहा, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p क्या आ जाएगा, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p निकाल लेना, इधर लिख दे रहा हूं अभी, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p क्वेश्चन वाले ने बोला था इस फॉर्मेट में आएगा, तो हाँ हमने चेक करा, ऐसा आ रहा है ना 10 प्लस √20 आ रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का सम, तो m और n दिख गया, तो n/m क्या होगा, n/m हो जाएगा 2, n/m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्लियर। चलिए देखेंगे अगला, ओके, इस क्वेश्चन को जरा रीड करो, है ना, रीड करो 2 मिनट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने क्लास 10th से ही पढ़ रखे होते हैं, और शायद एक थ्योरम यूक्लिड डिविजन्स लेमा, ये नाम सभी ने सुना होगा, यूक्लिड डिविजन्स लेमा ये नाम सभी ने सुना होगा, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अच्छा, कौन सी थ्योरम की बात कर रहे हैं, ये वाली, और इसमें शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला टाइप का होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा सभी ने पढ़ा होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि fx एक फंक्शन है माइनस एक्स पावर 100। इफ fx इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर इज rx। तो भाई fx कौन है, माइनस एक्स पावर 100, डिवाइजर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जिसको मैंने x कॉमन लेकर लिया, इनटू कोशेंट, कोशेंट तो मालूम नहीं है तो qx ले लो, और रिमाइंडर इन्होंने rx बोला है। तो अब पहले मुझे बताओ कि अगर डिवाइजर जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डिवाइजर अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल आ सकता है। हो सकता है लीनियर से कम डिग्री का, मतलब कांस्टेंट आ जाए वो भी चलेगा, ठीक है। तो rx ना लिखकर मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब rx को मैंने ax प्लस b ले लिया, क्लियर। और ax प्लस b में दो अननोन है तो दो कंडीशन यहाँ पे अपन बना सकते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 रख के निकालो और दूसरा x इक्वल टू -1। कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता, तो मैंने वो वैल्यू रखी है जिस कारण से ये पूरा ही टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो अगर मैं x को 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, -1 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली ऐसा आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रख के देख लीजिए। और -1 रखेंगे तो इधर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -a प्लस b, तो b तो 0 है ना, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब यहां से पता लग गया कि rx जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, ax प्लस b, मतलब x आ गया। और क्वेश्चन वाले ने हमसे r ऑफ 10 पूछा है, चलो भाई क्या r ऑफ 10 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल है ना, ऐसे क्वेश्चंस तो केवल क्लास 10th में करे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें फंक्शन डिफाइन है r से r में, मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर लेके चलना है और को डोमेन ऑल रियल नंबर। और fx हमें दे रखा है 3x² प्लस mx प्लस n, और अपॉन में है x² प्लस 1, ठीक। ये फंक्शन दे रखा है। फिर लिखा है कि इफ रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -4 to 3, अगर इस फंक्शन का रेंज ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m² प्लस n²। चलिए तो इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, और रेंज निकालने से पहले इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। तो देखिएगा मैंने ऊपर क्या करा, पहले 3 ऐड करा, और ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, x² प्लस 1, इसका रेंज होना चाहिए -4 से 3। अब इतना पार्ट अलग कर देते हैं और इतना अलग, तो जब इतना पार्ट अलग करेंगे तो आएगा 3, ठीक है ना, 3 प्लस mx प्लस n माइनस 3 अपॉन x² प्लस 1, रेंज होना चाहिए -4 से 3, ठीक है। फिर ये 3 हटा देना, और ये 3 हटाएंगे तो इधर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -7 से 0, मतलब इतना पार्ट जो है वो -7 से 0 में लाई करना चाहिए। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे बताओ, इस रेंज को देख के पता लग रहा है कि ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव, ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। अच्छा और ये ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इनपुट तो क्वेश्चन वाले ने ऑल रियल नंबर दे रखा है, मतलब ये एक्सप्रेशन इस इंटरवल में होना चाहिए। अच्छा इंटरवल में होना चाहिए, थोड़ा सा बोलने का लैंग्वेज गलत है, इसका रेंज इतना आना चाहिए, मतलब -7 से मिलना चाहिए, -7 से 0 तक मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का रेंज ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो पता लगा कि ये वाला एक्सप्रेशन सभी x के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो पाएगा, जैसे चलो मान लो फॉर एग्जांपल m का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, ठीक है, और n-3 तो ठीक है कांस्टेंट है जो भी होगा। तो अगर मैं इतना ले लेता हूं, है ना, अगर मैंने ऐसे ले लिया चलो 2x अपॉन x² प्लस 1, तो क्या ये सभी x के लिए नेगेटिव हो पाएगा? कोई बोले सर पॉसिबल है या नहीं, लो चलो लो मैंने x की जगह 1 करोड़ रख दिया, x की जगह 1 करोड़ रख दिया,
ठीक है। और n-3 चलो ठीक है जो भी होगा, कोई बोले सर n-3 फिर -2 करोड़ रख लो, अरे कुछ भी रख लो तो अपन और बड़ा रख लेंगे, क्या टेंशन है ना। तो अगर ऐसा रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोले अच्छा सर पॉजिटिव आ रहा है तो एक काम करते हैं m का वैल्यू -2 ले लेते हैं। तो अगर तुम m का वैल्यू -2 लोगे तो मैं x की जगह फिर -1 करोड़ रख दूंगा, तो ये अगेन पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। बोले सर फिर ऐसे तो आप x कुछ भी रख दोगे तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब आप जानबूझ के पॉजिटिव बना रहे हो, तो जानबूझ के पॉजिटिव इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि सभी x के लिए ये हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, बट अपन को तो ऐसा चाहिए। तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब यहां से x वाला टर्म ही गायब हो जाए, फिर रखते रहना x की जगह कुछ भी, है ना। तो चूंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, जो कि केवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे x वाला टर्म ना हो, और x वाला टर्म ना हो उसके लिए हम m को 0 ले लेंगे, ठीक है ना। अब रखते रहना तो मैं x की जगह कुछ भी, तो केवल इतना पार्ट बचा n-3/x² + 1, तो इसका रेंज क्या होना चाहिए, -7 से 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। चलिए तो ठीक। अच्छा पहले तुम क्या करो, इतने का रेंज निकाल लो, 1/x² + 1 का। डायरेक्ट मालूम ना हो तो लो डायरेक्ट, इतने का तो मालूम होगा। अगर x रियल नंबर ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर, तो ये 1 से इंफिनिटी रेंज देगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 से 1 देगा, है ना, 0 से 1 देगा। अब क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव चाहिए, है ना, और नीचे वाला पॉजिटिव है, तो n-3 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने क्या करा, दोनों साइड अब n-3 से मल्टीप्लाई करा, और चूंकि n-3 नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। अब n-3 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव मिल पाएगा, है ना। अच्छा क्या होना चाहिए वो पता लग जाएगा अभी। तो मुझे जरा बताओ ये वाला जो रेंज है वो ऐसा कब बनेगा, क्योंकि हमें तो रेंज ऐसे ही चाहिए। तो ये रेंज ऐसा तभी बनेगा जब n-3 क्या हो जाए, -7, तो n क्या हो जाए, -4, ठीक है ना। n क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो m आ गया, n आ गया, m आ गया, n आ गया, तो m² + n² आ जाएगा, एंड कितना आएगा, 16 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है कि हम लोगों ने m को 0 क्यों लिया और n-3 को नेगेटिव क्यों लिया, ठीक है ना। नहीं समझ आए तो दोबारा देखो, है ना, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या बोल रखा है। और फिफ्थ वाले में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, तो fx यहां पर हमें दे रखा है ax² + bx + c, जिसमें a < b है, ठीक है। fx जो है वो सभी x के लिए 0 या पॉजिटिव है, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है वो या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा अगर fx हमेशा पॉजिटिव या 0 है तो f(1) भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, f(2) भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, f(-1) f(-2) ये सब के सब क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। सबके सभी क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, ठीक। ओके तो यहां पर चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताओ a + b + c को क्या बन जाएगा, या फिर कुछ वैल्यू निकाल लो, f(1) निकाल लो पहले, क्या बनेगा, a + b + c बनेगा, हाँ f(1) ऐसा होगा, तो ऊपर वाला तो जो है वो f(1) हो गया, नीचे वाला क्या होगा, b - a कैसा आएगा, b - a,
तो अगर मैं -1 रख के देखूं तो a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, है ना। a माइनस बी प्लस सी, और हमें b माइनस ए चाहिए, c तो चाहिए नहीं, और c नहीं चाहिए मतलब किसी एक में से किसी दूसरे को तो घटाना ही पड़ेगा, तभी c एलिमिनेट होगा। अच्छा f ऑफ 2 ले ले तो क्या आएगा, 2 ले ले तो ऐसा आएगा 4a प्लस 2b प्लस c। चलो भाई ये और निकाल लिया, फिर देखते हैं किससे बनेगा, 4a माइनस 2b प्लस c। अच्छा, और अच्छी बात ये होगी कि अगर f ऑफ 1 पहले यूज में आ रहा है तो नीचे भी अगर f ऑफ 1 आ जाए तो ज्यादातर अननोन्स क्या हो जाएंगे अपने पास, कम हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके लिए इसको लेके चलूं, f ऑफ 2 से तो आ नहीं रहा है क्योंकि, अगर इसको लेके चलो है ना, देखो इसमें से इसको घटा दिया, f ऑफ -2 में से f ऑफ 1 को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 में से f ऑफ 1 को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a माइनस 3b, ऐसे कुछ आ रहा है। इसमें से इसको घटा दिया 3a माइनस 3b आ जाएगा, बट हमें तो b माइनस a चाहिए, तो लोग उल्टा कर लो, f ऑफ 1 में से f ऑफ -2 घटा दो, यह आ जाएगा -3a प्लस 3b, और c तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन ले लेना, b माइनस a आ जाएगा। तो लो भाई इधर से b माइनस a कितना मिल रहा है वो लिख डालो, है ना। तो b माइनस a कितना आ गया, ये आ गया f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -2 अपॉन 3, तो वो अपॉन 3 ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये रहा एक्सप्रेशन जिसका हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढना है ना। ये रहा वो एक्सप्रेशन जिसका मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहां पे अगर मैं ऊपर नीचे f ऑफ 1 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे f ऑफ 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऊपर और नीचे f ऑफ 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर f ऑफ 1 से तो डिवाइड तभी कर सकते हैं ना जब हमें मालूम हो कि f ऑफ 1 0 नहीं है ना। f ऑफ 1 0 नहीं है, f ऑफ 1 क्या आ रहा था, ये आ रहा था a प्लस बी प्लस सी। f ऑफ 1 के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, बस ये बता दिया a b से छोटा है, a b से छोटा है, ये बस पता रखा है। तो ये पता लग जाएगा कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस इतना बताया, और तो कुछ बताया नहीं है, ओके। और यहाँ पर ये गिवन होना चाहिए फिर, है ना, कि f ऑफ 1 जो है वो 0 नहीं है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि अगर f ऑफ 1 0 हो सकता है, अगर f ऑफ 1 0 हो सकता है तब तो लोग खत्म ही क्वेश्चन हो गया, f ऑफ मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। नेगेटिव जा नहीं सकता क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा, भाई बोल रखा है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बोला है, ठीक है। और 0 या पॉजिटिव आएगा, तो लोग अगर ऊपर वाले 0 हो जाए तो खत्म कहानी, 0 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, है ना। तो भाई ये चलो मान के चलिएगा कि क्वेश्चन में ये मिसिंग था, और ये मैंने बता दिया कि f ऑफ 1 0 नहीं है, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। f ऑफ 1 0 नहीं है, ये हमें दे रखा है, क्लियर, देन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, f ऑफ -2 के 0 हो सकता है, f ऑफ -2 0 हो सकता है। तो चलो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, तो ये फ्रैक्शन अगर मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब आएगा, जब 1 में से हम मिनिमम क्वांटिटी घटाएं। तो f ऑफ -2 अपॉन f ऑफ 1, ये मिनिमम कितना आएगा, तो भाई पॉजिटिव या 0 हो सकता है, तो मिनिमम 0 ही होगा, f ऑफ -2 0 हो जाए। तो लो भाई पता लग गया, मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम 0 आएगा, हेंस वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक। अब ये गिवन होना चाहिए था ना ये पार्ट, तब जाके अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, चलिए अगला, यहां तक हो गया सबका। चलो ये वाला क्वेश्चन रीड करो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन रीड कीजिएगा। अच्छा, और क्वेश्चन विजिबल तो होगा ही सभी को, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अभी हाँ भाई
रीड करो जरा अच्छे से और देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। चलिए हो गया। पता लगा कैसे क्या करना चाहिए। और इसमें देखो पहले तो ये फंक्शन दे रखा है ना, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, ऐसा लिखा है। अब यहां पर बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए की रेंज में नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होना चाहिए ताकि fx इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है ना, fx इक्वल टू 0 के 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए, है ना। देखिएगा तो यहां पर fx इक्वल टू 0 का मतलब fx इक्वल टू 0 का मतलब ऐसे हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो ए क्या लें ताकि इस इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आए। ठीक है, चलिए तो यहां पर पहले क्या करो भाई, हम जानते हैं अगर इस फॉर्मेट में कुछ दे रखा हो तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx। दोनों का ग्राफ एक ही प्लेन पर प्लॉट कर लेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो ढूंढ लेंगे। अब कोई सोच रहा हो सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ए कहाँ लेना है ये तो हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है ना। तो चलो ठीक है, मिल जाएगा। देखिएगा पहले तो इसका ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। तो उम्मीद है ग्राफ तो सभी बना लेंगे, है ना। तो ग्राफ बना लेंगे तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इधर मान लो ये -3 है और इधर ये 3 है, ये 0 होगा और इधर कहीं 9 आएगा ना, 0 पे इसका वैल्यू देख लेना 9 आएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ना, ठीक। और इधर की साइड ऐसा आ जाएगा। अब ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। क्लियर। तो ये ग्राफ हमें यहां पे मिला। ओके, अब इसका ग्राफ बनो तो इसके लिए चला यहां पर देखना थोड़ा पहले समझ लेते हैं। ये -3, ये 3, ये 0.9, ये 0। अब मॉड x माइनस ए का ग्राफ सभी जानते हैं ऐसे आएगा। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट ए होगा तो अगर a पॉजिटिव है तो इधर आएगा, a नेगेटिव है तो यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगा, a 0 है तो यहाँ ऐसे आएगा। तो मॉड x माइनस ए में बस a पता नहीं है तो a के कुछ केसेस बना लो। ठीक है, a के क्या करो कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं a का वैल्यू -3 से 3 के बीच में कहीं लूं, सपोज a यहां पर है, अगर मैं a यहां पर लूं तो x माइनस ए मॉड x माइनस ए का ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। अगर मैं a का वैल्यू -3 से 3 के बीच में कहीं पर भी लूं तो ये क्लियरली देखो 4 बार कट कर जाएंगे एक दूसरे को, है ना। क्लियरली एक दूसरे को 4 बार कट कर जाएंगे। ठीक है, a में इधर लूं या फिर इधर लो, अगर मैं a को यहां पे लूं मतलब ले रहा हूं -3 से 3 के बीच में ही। चलिए तो यहां पर ग्राफ ऐसा आएगा, यहां पर जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो भी देखो ये 4 बार कट कर जाएगा, 1 2 3 4। तो अगर -3 से 3 के बीच में लो तो ये 4 बार कट कर जाएगा। मतलब पहला तो ये पता लग गया कि a हम -3 से 3 के बीच में ले सकते हैं। अच्छा, इक्वल टू 3 या -3 ले सकते हैं क्या? आप इक्वल टू 3 ले सकते हैं क्या? अगर इक्वल टू 3 लेंगे तो जो एक ब्रांच है मॉड x माइनस ए का वो इधर आ जाएगा और एक ब्रांच जो है वो इधर आएगा। तो इस टाइम पर देखो एक सॉल्यूशन तो यही हो गया, एक जगह यहां कट करा, एक यहां पे कट करा, एक यहां पे कट करा।
तो अगर यहां पर लेते हैं इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 ही सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर मैं -3 लूंगा तो भी देखो अगेन 3 ही सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, इधर तो ठीक ही है, ये ऐसे कट करेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो भाई ए का जो वैल्यू है वो -3 से 3 के बीच में ले सकते हैं, -3 के इक्वल या 3 के इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, एक तो ये पता लग गया। ए क्या ले सकते हैं हम, -3 से 3 के बीच का ले सकते हैं, मतलब इन पे ओपन इंटरवल आएगा। भाई देखो ए क्या लेना है वही तो ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है ना, ए क्या लेना है वही तो ढूंढ रहे हैं। बीच में ले सकते हैं चलेगा, 3 और -3 के इक्वल नहीं ले सकते। अच्छा बाहर ले सकते हैं क्या, कोई बोले सर एक काम करो 3 से बड़ा या -3 से छोटा ले लो। तो अगर देखना मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है ना, तो x - a मतलब a यहां हो गया, तो एक ब्रांच इधर आ जाएगा और एक ब्रांच अब इधर आएगा। तो यहां में मान लो मैंने वो केस बनाया है जिसमें ये वाला जो है, इसमें ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, इस ग्राफ को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये लाइन जो है वो इस ग्राफ को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और मैं इधर शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा और, तो फिर ये जो लाइन है वो इसको कट करते हुए चली जाएगी। तो अगर कट करते हुए चली जाएगी तो देखो एक यहां पर, एक यहां पर, 2, ये 3 और ये 4, मतलब ये वाला मान लो ये तो टेंजेंसी वाला लाइन हो गया, टेंजेंट लाइन हो गया। लेकिन थोड़ा सा और अगर इधर बनाएंगे तो फिर ये क्या होगा, इसको 4 बार कट कर जाएगा। और अगर इधर आ गया, थोड़ा इधर आ गया, फिर तो 4 सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। मतलब यहां पर क्या करो, पहले तो ये पता कर लो कि टेंजेंट कब आएगा। हाँ, ये वाला लाइन इधर टेंजेंट कब आएगा ये पता कर लो, और जिस ए के लिए टेंजेंट आएगा उस ए से अपन क्या कर सकते हैं, कम ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूंगा तो फिर तो ये लाइन इसको ना टच करेगी ना कट करेगी। लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा, ज्यादा ही नहीं, 3 के इधर ले गया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा तो फिर ये लाइन क्या होगा, इसको ऐसे कट कर जाएगी। हाँ, तो हमें पहले टेंजेंसी वाला लाइन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, टेंजेंसी वाला लाइन ढूंढ लेते हैं अपन। अच्छा कोई बोले सर एक इधर बना है, ऐसे इधर भी बनेगा, तो हाँ इधर भी बनेगा, मतलब -3 से छोटा लेंगे तो इधर भी क्या होगा, एक लाइन ऐसे टेंजेंट आएगा, है ना, एक लाइन ऐसे टेंजेंट आएगा और एक लाइन इधर आएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। और टेंजेंसी में क्या होता है, यहां पर दोनों इक्वल हो रहे हैं, इस पॉइंट पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो x² - 9। अच्छा अब देखो यहां पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे लिख लो तुम तो पहले पूरा, मतलब तुम्हें ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इधर के लिए मॉड प्लस के साथ ओपन करना है, ये माइनस के साथ। तुम एक काम करो, दोनों ही सॉल्व कर लो, तुम दोनों ही सॉल्व कर लेना, तो फालतू का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। चलिए प्लस साइन लेकर लिखेंगे तो ऐसे आएगा, x² - x प्लस a - 9 = 0, और माइनस साइन लेके लिखोगे तो x² + x और x² + x माइनस a + 9 = 0। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, प्लस साइन लोगे ऐसा आएगा, माइनस साइन लोगे ऐसा आएगा। ठीक है, ओके, तो बस फिर यहाँ पे क्या करो, वही श्रीधराचार्य लगा लो, बात करना, तो आ जाएगा 1। एक मिनट, हमें ये ढूंढना है कि कहां पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब इन दोनों के एक सॉल्यूशन आना चाहिए ना, एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कर दो, मतलब यहाँ पर इक्वल रूट आना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट करता है तो 2 सॉल्यूशन आना चाहिए थे। ठीक है, तो इक्वल सॉल्यूशंस कब आएंगे, जब d क्या होगा 0, तो d को 0 कर दिया, क्या जाएगा b² - 4ac = 0। ठीक है ना, b² - 4ac = 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4a = 37 आ गया, तो a = कितना आ गया, 37/4 आ गया, a कितना आ जाएगा 37/4। ऐसे इधर से करो तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना, तो b² - 4ac, तो 4ac कैसे हो जाएगा, = 0, तो यहाँ पर a निकाल लेना, ऐसा आएगा -37/4। तो ये तो
सिमेट्री क्या है ना वाई एक्सिस के वर्ड में, तो जितना ए का वैल्यू इधर आएगा उतनी ए का वैल्यू इधर आएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आया 37/4 और इधर ए का वैल्यू आया -37/4 -37/4 आया। ठीक है, चलिए तो अब हमें मालूम है ये माइनस, हमें ये मालूम है कि अब अपन ये वाला जो है वो इधर ले सकते हैं, मतलब वैल्यू -37/4 से बड़ी और इधर -37/4 से छोटी। तो यहाँ पर ए और क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं -37/4 से -3 के बीच में, और इधर से ले सकते हैं 3 और 37/4 के बीच में। कहने का मतलब बस 3 और -3 के इक्वल नहीं ले सकते, है ना, 3 और -3 के इक्वल नहीं ले सकते, बाकी पूरा -37/4 से 37/4 तक ले सकते हैं, है ना। बस इसमें से 3 और -3 हटा देना। तो लो ये रहा ए जो हम ले सकते हैं, ठीक है, ये रहा ए का वैल्यू जो हम ले सकते हैं। तो इसमें से क्या बताना है तुम्हें, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए, मतलब ए की जो वैल्यूज मिली है उसमें कितने इंटीजर्स हैं ये ढूंढ दो, ठीक है ना। तो लो जरा फिर से देखना, ए का वैल्यू हमें क्या क्या मिला और -37/4 सॉल्व कर लो तो -9.1 समथिंग आ जाएगा और ये आ जाएगा 9.1 समथिंग, जिसमें से हम केवल दो इंटीजर -3 और 3 नहीं ले सकते। तो -9 -8 है ना, मतलब -9 से 9 तक कितने हो जाएंगे, 19 इंटीजर्स हो जाएंगे और उन 19 में से दो इंटीजर नहीं ले सकते। तो फाइनली कितने आएंगे, टोटल 17 इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, किसी को इसका आंसर चेक करना हो तो आंसर चेक करा सकते हैं, 6th वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलिए देखिएगा, है ना। बुक तो बेसिकल है ना सभी को, हाँ थोड़ा दिक्कत हो तो बता देना भाई। चलिए इसका आंसर हाँ इधर से तेजी ऐड कर दिया तुम्हारे लिए। अब इंटीजर टाइप में देखिएगा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर चेक करो लो। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है क्या आ रहा है, 17 आ रहा है ना। चलिए तो कहने का मतलब ये कि बस क्वेश्चन थोड़ा ठीक से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। चलिए बाकी का अपन अगली क्लास में करते हैं।